नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। क्या उत्तराखंड में कांग्रेस की फिर से वापसी हो रही है? यह सवाल इसलिए क्योंकि उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के नतीजों का ऐलान हो गया है। प्रदेश के 12 जिलों में हुए पंचायत चुनाव के परिणाम के साथ ही एक बड़ी तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। दरअसल उत्तराखंड पंचायत चुनाव दलीय आधार पर नहीं हुए हैं। हालांकि तमाम राजनीतिक दलों ने समर्थित उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा था। इस लिहाज से दावा किया जा रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था में कांग्रेस दमदार वापसी करती दिख रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को कई अहम सीटों पर पीछे रहना पड़ा। 12 जिलों में 358 जिला पंचायत सदस्य, 2,974 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 7,499 प्रधान ग्राम पंचायत के पदों पर 24 और 28 जुलाई को हुई वोटिंग के परिणाम अलग संदेश दे रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 से पहले पंचायत चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों ने ग्रामीण सरकार की सत्ता पर काबिज होकर निचले स्तर पर अपनी जड़ों को मजबूत बनाने की रणनीति तैयार की। कांग्रेस की ओर से भी काफी प्रयास किए गए। दरअसल पिछले 2 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति काफी खराब रही है। अब पंचायती राज व्यवस्था में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन से एक अलग माहौल बनेगा। पार्टी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को अलग तरीके से पूरा कराने में जुटेगी। प्रदेश में कांग्रेस 10 साल बाद वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में बदली रणनीति के साथ उतर सकती है। तो उत्तराखंड में हुए पंचायत चुनाव के नतीजे और उन नतीजों में कांग्रेस की वापसी, क्या इस सेमीफाइनल में कांग्रेस के विनर होने पर फाइनल का टिकट या रास्ता साफ होता नजर आ रहा है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से बतौर प्रवक्ता सुनीता प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता प्रभा बंदुनी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। सुनीता जी, शुरुआत आपके साथ। आज वह पल आपकी पार्टी के लिए है, कांग्रेस पार्टी के लिए। जनता ने आप में विश्वास को जताया है, इस विश्वास को दोहराया है। लंबे समय के बाद ये मुस्कुराहट जो आपके चेहरे पर है, क्या यह बयां करने में काफ़ी है कि आप काफ़ी आशान्वित हैं अब 27 के फाइनल के लिए? ठीक कुणाल जी, सबसे पहले तो देर तुल्य जो जनता हमारी है उनको मैं आपके चैनल के द्वारा प्रणाम करना चाहूंगी। जैसा मैं हमेशा कहती आई हूँ कि जनता सर्वोपरि होती है, इसलिए किसी भी पार्टी को ज्यादा अति घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि शीर्ष पे बिठाती है तो कब आपको जमीन में पटक दे कुछ इसका कुछ भरोसा नहीं होता है। आज हम बहुत खुश है, हमारी पार्टी बहुत खुश है, हमारे कार्यकर्ता जो है एक आशा एक जोश भरा है कि 27 का हम फतेह जरूर करेंगे, 27 के चुनाव में हम अपनी सरकार बनाएंगे। ऐसा हमें जनता के द्वारा जो है उनके आशीर्वाद के द्वारा हम ऐसा सोचने के लिए अभी मजबूर भी है और हम बहुत उत्साहित हैं। इसलिए जो जिस तरह से आपने देखा था कि पिछले 10 सालों में हम लगातार सरकार को आगाह करते आ रहे हैं कि आपका विकास, आप कर तो बहुत विकास रहे हैं लेकिन वो नजर कहीं नहीं आ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपने भारतीय जनता पार्टी ने जनता से वादा किया था कि वो लोकायुक्त लेके आएगी। कुणाल जी, इस समय जो है भ्रष्टाचार चरम पर है उत्तराखंड। सुनीता जी की आवाज़ आने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, हम देखते हैं, उसे ठीक करवाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरह के नतीजे आए हैं वो अपने आप में बताने के लिए काफ़ी हैं कि जो पंचायत चुनाव है उसमें कम से कम जनता ने कांग्रेस के ऊपर भरोसा किया है। हालांकि कोई समर्थित उम्मीदवार ही उतरते हैं, कोई दलीय चुनाव हुआ नहीं है, फिर भी यह जो मायने हैं उनके बारे में ही हम बात कर रहे हैं। प्रभा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रभा जी, तमाम वो फैक्टर्स आपके पक्ष में रहे हैं, विगत 8-9 सालों से तो ज़्यादा रहे हैं, जो आपको चुनाव को जिताने में भी मदद करते हैं।
लेकिन इस बार और खासकर इस चुनाव के लिए जो प्रदर्शन निकल कर सामने आया है, आपकी पार्टी वाइज यदि बात की जाए, उसको आप कैसे आंक रही हैं प्रभा जी? देखिए कुणाल जी, सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड की निर्दलीय जनता का आभार व्यक्त करती हूँ, जिस प्रकार उन्होंने दोबारा हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, माननीय मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में जो हमारा कार्य चल रहा है। देखिए, हम सत्ता में अभी हमारी सरकार है और हमारी सरकार विकास के कार्य कर रही है, जन जन तक उसे पहुंचा रही है। पिछले 10 वर्षों से लगातार देख लीजिए, एक सत्तारूढ़ पार्टी और फिर वो अपना परचम लहरा रही है गाँव के चुनाव में, तो ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, जब हम सत्ता से बाहर होते हैं तो हम एक वायदा करते हैं, तो जिस प्रकार अगर आप 12 जिलों की भी बात कर ले और आप जिला पंचायत सदस्य, जिसमें से अभी ब्लॉक क्षेत्र पंचायत की भी हम बात कर ले, तो हमारे बहुत सारे प्रत्याशी, हमारे तो बहुत सारे समर्थित प्रत्याशी थे, वो भी जीत कर आ रहे हैं। और जो कई जगह ऐसा था कि भारतीय जनता पार्टी के एक से अधिक जो हमारे प्रत्याशी थे वो चुनाव लड़ना चाहते थे, तो हमने कहा ठीक है, ये ओपन है, आप सभी दावेदार है, आप लड़िए। तो उन्होंने बिना किसी पारस्परिक, मैं कहूंगी कि द्वेष के वो लोग चुनाव में लड़े और अब जीतने के बाद उन्होंने खुद ये कहा है कि हम तो भारतीय जनता पार्टी के हैं और जैसे ही हमें धामी सरकार या सरकार का जो भी निर्णय होगा हम उसका पालन करेंगे। तो देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि जो 12 जिले हैं वहां पर आप देखिए आने वाले समय में जो जिला पंचायत अध्यक्ष होंगे वो सब भारतीय जनता पार्टी के बनने जा रहे हैं। अगर मैं कुणाल जी आपको ब्लॉक स्तर की भी बात करूं, देखिए ये चुनाव केवल ये नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाई, कहीं पे हमारे निर्दलीय प्रत्याशी भी जीत कर आए हैं। लेकिन अगर आप निर्दलीय प्रत्याशियों की बात भी करें, उनसे भी जब पूछा जा रहा है तो उनको भी विकास करना चाहिए। देखिए, जो गांव का विकास अगर होगा तभी लोकतंत्र हमारा मजबूत होगा। तो वो भी इसी विचारधारा के साथ आए थे कि हम अपने गांव का विकास करेंगे। और सबसे पहले तो जो महिलाएं, क्योंकि हमारे जो पंचायत चुनाव है उनमें 50% का जो आरक्षण है वो हमारी मातृशक्ति को जाता है। और जिस प्रकार वो जीत कर आई है और जो उन्होंने विकास का संकल्प लिया था अपने गांव के लिए और अपने ग्राम सभाओं के लिए, तो जिस प्रकार मुझे बहुत खुशी हुई है कि इतनी अच्छी मातृशक्ति उभर कर सामने आई है। अब वो गांव को भी नेतृत्व दे रही हैं और उन्होंने यही कहा है कि हम निर्दलीय हैं, लेकिन अब आगे चलकर हम भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे, क्योंकि यही वो सरकार है जो पिछले विगत वर्षों से राज्य को विकास की ओर ले जा रही है। ठीक है प्रभा जी, लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दो प्रमुख स्तंभ होते हैं। ऐसे में आप विपक्ष के प्रदर्शन पर भी कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए कुणाल जी, जिस प्रकार से विपक्ष, ये अभी मैं सुन रही थी तो उनको ये लग रहा है कि, क्योंकि उनको ये लग रहा था, शायद उनके वक्तव्य से मुझे लग रहा है जितने प्रत्याशी उनके आए हैं कि उनको लग रहा था कि शायद हमने कोई होमवर्क नहीं किया है। जिस प्रकार से ये जगह जगह चुनाव नहीं करवाना चाह रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि शायद वो ये सोच रहे हैं कि हमारे तो इतने भी प्रत्याशियों की उनको इसलिए उम्मीद नहीं थी कि उन्होंने कहीं धरातल पे कोई काम नहीं किया है। और एक सत्तारूढ़ दल के लिए कुणाल जी आप समझ सकते हैं, उसका आकलन करने के लिए जनता के पास बहुत कुछ होता है कि हमने पिछले विगत वर्षों में क्या किया। हम विकास के एजेंडे को लेकर ही जनता के बीच गए थे और हमने यही कहा था कि हम यही काम करेंगे जैसा अभी नगर निगम में हमने विकास किया है। अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम गांव को भी ऐसे ही चौमुखी विकास की तरफ ले जाएंगे। तो ये आप बहुत भली भांति समझ सकते हैं कि सत्तारूढ़ दल का इतनी अच्छी अधिक संख्या में वापसी करना, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, ग्राम पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, हमारे भर भर के मैं कहूंगी कि विजयश्री का आशीर्वाद जनता ने हमें दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत उत्साहित है। एक भगवा लहर हम तो ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड में आई है और मैं दोबारा से उत्तराखंड की जो गांव की जनता है उनका आभार भी व्यक्त करती हूँ। तो अगर विपक्ष को भी कुछ उनके प्रत्याशी आए तो ऐसी कोई हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारे उससे ज्यादा कहीं निर्दलीय आए हैं और वो सारे निर्दलीय भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे रहे हैं। तो ये अपने में बहुत बड़ी खुशी की बात है कि वो उस दल को चुन रहे हैं जो विकास के साथ है। तो देखिए, ये कोई हमारे लिए बढ़िया मायने नहीं रखता है, क्योंकि कांग्रेस अपने में विपक्ष है, इनके भी विधायक आज राज्य में है। तो अगर ये कुछ सीटें ले आए तो ठीक है, उनका खुश होना अपने में बनता है। लेकिन हमारी सत्तारूढ़ पार्टी इतने अच्छे मैं कहूँगी नतीजों के साथ उभर कर ग्राम चुनाव में भी त्रिस्तरीय चुनाव में आगे आई है। तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, लोग हमारे से खुश हैं। तो 2027 का जो चुनाव होगा तो हम आशान्वित है कि जनता हमें जरूर अपना आशीर्वाद देगी। ठीक है प्रभा जी। सुनीता जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, उसे भी आप कंप्लीट कीजिएगा और बताइएगा यह जो नतीजे इस बार आए हैं, जो आप में
एक तरह की एनर्जी बूस्टर के तौर पर भी देखा जा रहा है। ऐसे में यह माहौल जो अभी बना है और वह 27 तक क्या टिक पाएगा या दिस इज ओनली बाय चांस? सुनीता जी, लगता है उन तक हमारी आवाज़ पहुंच नहीं पा रही है। हम कोशिश करते हैं उनसे जुड़ने की। लेकिन प्रभा जी, क्या आप इसे थोड़ा सा ही सही एक थ्रेट के तौर पर भी देख रही हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिस तरह से आपके पक्ष में मोमेंटम है वह मोमेंटम आगे भी बरकरार रहेगा? देखिए कुणाल जी, जब हम सबको पता है कि जो ये ग्राम स्तरीय चुनाव होते हैं, ये कोई बिल्कुल पार्टी समर्थित चुनाव नहीं होते हैं। इसमें किसी दल का कोई इसमें सिंबल नहीं दिया जाता है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी के जो अपने समर्थित प्रत्याशी थे वो तो जीतकर आए ही हैं, लेकिन साथ में अगर कोई और विपक्षी दल है तो ये कह देना, आप ये देख लीजिए 34,000 से ज्यादा प्रत्याशी मैदान में से 10,000 से ज्यादा यहाँ पर अलग अलग मैं कहूंगी जो हमारे पद थे उनपे चुनाव हुए थे। तो देखिए, अगर हम ये कहें कि केवल भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव लड़ रही थी और कोई इसमें नहीं था, तो ये चीज नहीं हो सकती है। देखिए, लोकतंत्र है, इसमें ओपन चुनाव होता है। ऐसे तो फिर केवल सत्ता पक्ष और विपक्ष ही दो पक्ष रह जाएंगे, तीसरा कोई निर्दलीय उभर कर ही सामने नहीं आएगा। और जो ग्राम सभाएं, आपको नाजी में बताना चाहूंगी कि ग्राम सभा उत्तराखंड में ऐसे भी है जहां पर जब गांव में दो प्रत्याशी सामने आ गए कि हम ग्राम पंचायत चुनाव लड़ेंगे, तो वहां पे लोगों ने कहा ऐसे तो गुटबाजी हो जाएगी, गांव का विकास नहीं होगा। अगर एक भी जीत के कल को आ जाएगा तो कैसे विकास करेंगे, क्योंकि लोगों के आपस में ही तनाव होगा। तो उन लोगों ने बहुत समझदारी से काम लिया, उन लोगों ने आपस में ही सहमति बनाई। उन्होंने उसके अपने अलग से ही चुनाव पहले करवाए कि कौन से प्रत्याशी को गाँव की जनता ज्यादा चाहती है। तो जिस प्रत्याशी के नाम पे ज्यादा चुनाव, उन्होंने एक चिट बनाई, उसको उन्होंने प्रत्याशी खड़ा कर दिया और उसको सर्वसम्मति से घोषित कर दिया। तो देखिए, ये लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है। भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है। देखिए, गांव में हमारा जो मेन मैं कहूँगी मोटिव है, हमारा एजेंडा है विकास करना। और जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गांव तक गांव चलो अभियान भी उन्होंने शुरू किया था। जो हमारी योजनाएं हैं, अगर वो गांव तक पहुंचाए, कोई भी प्रत्याशी हो, अगर वो अच्छा काम कर रहा है, तो हमारा ठीक जो मोटिव रहता है वो यही रहता है कि पूरे देश का मैं कहूँगी विकास हो। क्योंकि आपको पता है कि 2027 तक 2047 तक माननीय मोदी जी ने कहा है कि हम विकसित भारत बनाएंगे। तो देखिए, विकसित भारत बनाने के लिए हर राज्य को अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। तो अगर हम इतनी छोटी, चलिए वो विकसित भारत वाली परिकल्पना और उस पटकथा पर भी हम बातचीत करेंगे। सुनीता जी, रुख आपका करेंगे। पहले आपकी शुरुआती वक्तव्य भी अधूरी रह गई थी, उसको भी कंप्लीट कर लीजिए और यह भी बता दीजिए कि यह जो बूस्टर की तरह आपको परिणाम मिले हैं, क्या यह 2027 तक भी आप इसी एनर्जी के साथ कैरी फॉरवर्ड करिएगा, या फिर जैसा लोग कहते हैं खास तौर पर सत्ता पक्ष और अन्य लोग, क्या है दिस इज ओनली लक बाय चांस? नहीं कुणाल जी, यहाँ पे कहना चाहूंगी कि जैसा कि पहले भी कहती आई हूँ कि काट की हांडी बार बार नहीं जड़ती। जनता को काम चाहिए। पहले क्या था कि मीडिया नहीं थी, जनता तक सूचना नहीं पहुंच पाती थी। आज इतने मीडिया चैनल है, एक एक खबर से आज आपका मोबाइल देखिए हाथों में है, तो आपका जितना भी विकास है वो सबके तक पहुंचता है। तो यहाँ पे जो है कहना चाहूंगी आपसे कि इतना दुरुपयोग होने के बाद भी इन्होंने अपना जो है पूर्ण बहुमत का डबल इंजन का जो आप देखेंगे मुफ्ती की सीता है, जिनका इन्होंने नामांकन पद रद्द किया, वो हाई कोर्ट गई, फिर सुप्रीम कोर्ट गई, वहां से आई और फिर जनता की अदालत में उनको जीत मिली है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। देखने के लिए मिलता है कि इनको सत्ता का कितना गुरूर था, कितने नशे में ये लोग सत्ता में थे। दूसरा, डोईवाला का आप देखिए, डोईवाला ने 800 मतों से जीतने के बाद इन्होंने उनको सर्टिफिकेट देने के अंदर नहीं बुलाया। जब जनता ने वहां पे रोष दिखाया, उसके बाद इन्होंने जो है आप देखिए काउंटिंग शुरू की, दोबारा से रिकाउंटिंग शुरू की, लेकिन रोक फिर ने जब जनता का दबाव पड़ा तो वो रोक करके इन्होंने जो है बोला कि नहीं, जो पहले रिजल्ट था वही आपका वही जीते हैं। तो आप बताइए, इतना दुरुपयोग होने के बाद भी अगर कांग्रेस ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया तो वो काबिल तारीफ है। मैं और जनता कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को बधाई देना चाहूंगी और वो बधाई का पात्र है भी। अब आपने कहा कि 27 में जरूर देखिएगा एक सेमीफाइनल है, इस सेमीफाइनल के हम न जाने क्यों बार बार सुनीता जी की आवाज़ में थोड़ी कठिनाई हो रही है, अभी भी नहीं मिल रही है हमें।
प्रभा जी, अब आपके पास आते हैं। आपने विकसित भारत के बारे में भी चर्चा किया था, वो आपका एक अलग सपना है जिस पर आप काम कर रहे हैं। लेकिन क्या जिस तरह से आपके ऊपर यह भी आरोप लगाया जा रहा है, अभी भी सुनीता जी ने कहा कि बहुत सारी बाधाएं आपने डालने की कोशिश की, क्या उसका भी कुछ असर रहेगा? देखिए कुणाल जी, ये तो एक आक्षेप लगाने वाली बात है। जब किसी की सीट पे काउंटिंग होती है तो कार्यकर्ता सभी उत्साहित होते हैं, दोनों दलों के हों निर्दलीय हों, वो इतने उत्साह में रहते हैं कि हमने कई बार ऐसा देखा है जब चुनाव के परिणाम घोषित होते हैं तो जहां पर एक एक वोट से हार जीत का फैसला हो रहा है, देखिए वो पार्टियों से ज्यादा व्यक्तिगत भी हो जाता है। तो दोनों दलों के वहां पे समर्थित कार्यकर्ता जब खड़े रहते हैं तो उनकी तरफ से भी ये बहुत बड़ा दबाव आता है कि आप रिकाउंटिंग करिए या पहले की काउंटिंग करिए। तो देखिए रिकाउंटिंग कराने में भी कोई मुझे लगता है बड़ी बात नहीं है, और अगर पहले वाली काउंटिंग को कहा है कि सही है तो वो चुनाव आयोग का अपना व्यक्तिगत, मैं कहूँगी स्वतंत्र उनका निर्णय होता है। वो जो निर्णय उनको उचित लगता है वो लेते हैं, और सरकार को कहीं पर भी ऐसी कोई परेशानी हमें नहीं है। जो व्यक्ति चुनाव जीत कर आया है हम उसका हार्दिक स्वागत कर रहे हैं, वो निर्दलीय हो, वो कांग्रेस का, वो भारतीय जनता पार्टी का हो। लेकिन देखिए जब चुनाव होते हैं, और देखिए ये बहुत छोटे लेवल के चुनाव होते हैं, तो यहाँ पर जो समर्थित व्यक्ति होता है उसके देखिए उनकी भी अपनी कुछ भावनाएं होती हैं। वो भावनाएं कई बार आ जाती है जब एक सीट दो सीट से आप रह जाते हैं। देखिए ज्यादा मतों के अंतर से कोई रिकाउंटिंग नहीं करवाता है, तो एक दो मतों में अगर कहीं होता है तो निश्चित तौर पर व्यक्तिगत भावनाएं होती है। तो काउंटिंग कराना ये चुनाव का, मैं कहूंगी, एक प्रक्रिया होती है और आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर चुनाव आयोग के जो वहाँ पे अधिकारी होती है उनको लगता है तो वो करवा सकते हैं, और अगर उसके बाद भी व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं होता है तो हाई कोर्ट भी वो जा सकता है। उसमें कहीं कोई आपत्ति वाली बात मुझे नहीं लगती है। नहीं, बात तो ठीक है आपकी। सुनीता जी, आवाज आ रही है आपके पास? नहीं, उनसे। हाँ सुनीता जी, सुन पा रही हैं आप हमें? हाँ, सुन पा रही हूँ मैं। हाँ जी, हाँ हाँ, ठीक है। आपकी बात हर बार अधूरी रह जा रही है, प्लीज इस बार आप फिर से कंटिन्यू कीजिए और 2027 के भी परिप्रेक्ष्य में जो बोल रही थी बोलिए। हाँ बिल्कुल, देखिए जो इस समय हमें जनता का आशीर्वाद मिला है, हम उसे जो हमारे पूरे कार्यकर्ता जो हैं बहुत उत्साहित हैं। और आप 27 में भी देखिएगा, 27 में जरूर जो है कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी और आप जो है परचम लहराएगी कांग्रेस। चाहूंगी जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि भ्रष्टाचार के लिए लोकायुक्त तो बहुत जरूरी था जनता के लिए, इन्होंने वो लोकायुक्त नहीं बनाया। भले मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम जेल में डाल रहे हैं, लेकिन आपको डर किस बात का? आप लोकायुक्त क्यों नहीं बनाते हैं? जो आपने वादा किया था जनता से, आपने भू कानून बनाया। कैसा भू कानून बनाया आपने, बताइए? कि उसको आधा अधूरा जनता ने मांगा, आपने सशक्त भू कानून, आपने लिपा पोती करके जो है भू कानून लोगों को दे दिया। महिला सुरक्षा बिल्कुल नहीं है। अंकिता भंडारी का जो आज भी उसके माता पिता, भले आपने दिया लेकिन उनको फांसी की सजा चाहिए थी जो नहीं मिली, उनको लटकाया गया अभी तक। दूसरी बात, महिला सुरक्षा बिल्कुल नहीं है। बेरोजगार सड़कों पर है। आपने विकास किया है, उस विकास जो जनता को जो विकास चाहिए था वो तो आपने दिया ही नहीं है, जिसका आपको अब देखने के लिए मिल रहा है कि गांव की जो जनता है जिनको सिर्फ चाहिए था, आपको अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए थी, अच्छी शिक्षा चाहिए थी, पलायन रुकना चाहिए था, वहाँ तो कहीं भी काम नहीं हुआ ना। तभी तो आज जनता होश में है। आप भी कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल दुरुपयोग इन्होंने अपने उसका सत्ता का किया है। यही तो अगर इनका दुरुपयोग नहीं होता तो कांग्रेस इससे भी अच्छा जो प्रदर्शन आपको करके दिखाती। लेकिन कोई बात नहीं, अब जनता समझ गई है कि इनकी बहकावे में नहीं आएगी। जिस तरह से इन्होंने जनता को छलाया, अब बिल्कुल जनता आने वाली नहीं है इनके बहकावे में। बहुत अच्छा सत्ता इसमें हम लोगों को जो है रिजल्ट मिलेगा। आप देखिएगा कि आप कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी अभी कुछ दिन पहले अपनी खेती में जो है हल चला रहे थे, तो बड़ा हुआ कि मुख्यमंत्री जी 10 साल में इनको सुध हुई। खेत तो उनकी मेरे ख्याल से पहले से ही है, कई सालों से उनके पास खेत है, उनको कभी सुध नहीं आई वहाँ पे जाकर के हल बाने की। आज जो है वो 8 साल के बाद जाकर के वहाँ पे जो है अपने खेत को देखते हैं, हल चलाते हैं, तो मीडिया में हो जाता है कि मुख्यमंत्री जी हम लोगों के बीच के लोग हैं, उनको हम लोगों के बीच के लोगों को जाके जो है सुध लेनी चाहिए कि पहाड़ों में क्यों विकास नहीं पहुंच रहा है। अधिकारियों पे लगाम कसनी चाहिए। अधिकारी बिल्कुल अपनी मनमर्जी, अपनी मनमानी कर रहे हैं। बिल्कुल ना मुख्यमंत्री जी की सुनते हैं, ना मंत्री सुनते हैं, ना अधिकारी सुनते हैं। उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। आज से नहीं 10 साल से जो है जनता जो है इसी तरह से परेशान है। लेकिन क्योंकि अब जनता समझ गई है कि डबल इंजन पूर्णतः फेल है उत्तराखंड में, तो बिल्कुल इसीलिए जो है आप देखिए। ठीक है, लेकिन एक सुनीता जी, एक चुनौती और भी आपके रास्ते में आएगी, क्योंकि आप आरोप लगते हैं आपके पार्टी के ऊपर कि आपकी पार्टी के अंदर आरोप प्रत्यारोप, गुटबाजी, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना, ये बहुत चलता है। तो क्या ये सब भी तो रोड ब्लॉक्स हैं जिनको आपको टैकल करना होगा? और बीजेपी को देखिए कितनी अनुशासनात्मक पार्टी की बात करती है, संगठन शक्ति। आप वाकिफ हैं? कुणाल जी, मैं आपसे यहाँ पे कहना चाहूंगी कि
ये जो गुटबाजी है ये भाजपा में भी बहुत है, लेकिन क्योंकि डबल इंजन है ना, इनके पास इतने विधायक हैं कि एक दो विधायक चले भी जाएंगे तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए सब लोग हैं। कांग्रेस हमेशा जो है मिलीजुली सरकार में रही है, इसीलिए जो है आज तक गुटबाजी। लेकिन मैं कहना चाहूंगी, बिल्कुल ईमानदारी से कहना चाहूंगी कि गुटबाजी किसी भी पार्टी में हो नहीं होनी चाहिए। और खास करके आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने नेताओं को, सिर्फ नेताओं को भी कहना चाहूंगी कि भाई गुटबाजी अब बंद कीजिए, क्योंकि हम लोग प्रवक्ता में जब बैठते हैं हमें इन सवालों का जवाब देना पड़ता है, और जब लोग हमको पूछते हैं तो हम भी जो है कहीं ना कहीं असहज में हो जाते हैं कि भाई सच में। तो अभी गुटबाजी तो वैसे हमारे यहाँ बहुत खत्म हो चुकी है। आपने देखा होगा कि हमने जो नगर निगम का चुनाव भी सारे नेताओं ने मिलकर लड़ा, और आज भी जो है ये जो जिला पंचायत का चुनाव है ये भी सब लोगों ने मिलके हम लोगों ने जो है लड़ा है। थोड़ी छूट फूट बीच में होती भी है, तो ये भी मेरे ख्याल से अब बंद हो जानी चाहिए अगर हमें कांग्रेस को लाना है, क्योंकि जनता कांग्रेस पर ही विश्वास करती है। ये तो बिल्कुल मैं आपसे साफ साफ कहना चाहती हूँ, ये तो मोदी जी का था कि मोदी जी आते थे और जनता को क्या गुमराह करके जाते थे, लोग मोदी जी के चक्कर में इनको जो है 10 साल की सत्ता मिली है। लेकिन आज जनता समझ गई है कि इन्होंने मोदी जी के नाम पे उत्तराखंड को बिल्कुल बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया है, कि उत्तराखंड जो है जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी उत्तराखंड को वो दूर दूर तक उनको नहीं मिली है। जैसा कि मैं कहना चाहूंगी, अच्छी स्वास्थ्य, आपने देखा है कि अभी एक बच्चा है जो मासूम जो है स्वास्थ्य सेवा न मिलने की वजह से उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ये दुखद है, शर्मसार हूँ, मैं भी संसार हूँ कि आज 25 साल बाद भी एक बच्चा जो है, एक बच्चे को जो स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलती है, उसकी माँ चिल्लाती रहती है। लेकिन मैंने जैसे कहा ना कि डर बिल्कुल नहीं है सरकार का, धाकड़ धामी बोलते हैं, लेकिन आप देखिएगा कि कोई भी ना अधिकारी उनसे डरता है ना मंत्री, कहीं भी पुलिस प्रशासन देखिए कितना बुरा हाल जो है, महिला सुरक्षा बिल्कुल नहीं है, लोगों को सुरक्षा बिल्कुल मिल नहीं रही है। क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, कितनी अच्छी यहाँ पे जो है पुलिस प्रशासन को मुस्तैद होना चाहिए था, अपने कामों को करना चाहिए था। लेकिन कहीं दूर दूर तक आम जनता आज हाशिए पर खड़ी है। इन लोगों को डबल इंजन देने के बाद भी आज जनता अगर हाशिए पर खड़ी है तो ये बहुत दुखद की बात। ठीक है, तो जनता को आप कैसे गिनाएंगी, आपका कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है आपकी पार्टी के लिए। अब प्रभा जी, ठीक है बोलिए जल्दी, 10 सेकंड। हाँ, मेरे को आपकी आवाज नहीं अच्छी तरह। कुणाल जी, मैं तो देखो चैनल में भी बोलती हूँ, चैनल के बाहर भी मैं बोलती हूँ कि भाई देखिए आप जो है ये मत देखिए कि एक पार्टी को आप दे रहे हैं, आप इंसान को भी देखिए ना, कौन व्यक्ति आपके काम आ रहा है, आप ये सोच करके भी निर्णय लीजिए। ठीक है, ओके सुनीता जी, आप जो है अब जैसे हमारे समझ गया। प्रभा जी एक मिनट, ठीक है सुनीता जी। प्रभा जी, अब एक सवाल ये भी है, देखिए यह जो आरोप उनके ऊपर लगता है कि गुटबाजी है, आपके ऊपर यह आरोप लगता है, खासकर विपक्ष भी लगाता है कि आपके यहाँ भी पहले आला कमान उधर सुना जाता था, आला कमान इधर भी हो गया है क्या? यदा कदा कभी कुछ स्वर निकलते हैं, लेकिन वो स्वर फिर मध्यम हो जाते हैं। इसके पीछे की भी कहानी और जो उन्होंने कहा है उसके बारे में भी आप जो बोलना चाहें। देखिए कुणाल जी, जैसे कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, कांग्रेस की बुद्धि तो उत्तराखंड देखिए देवभूमि है, और अगर आप उत्तर भारत की कल्पना करें तो उत्तर भारत में उत्तराखंड ही ऐसी है जो सबसे बड़ा राज्य ऐसा है जहाँ जो देवों की भूमि है। तो इनके जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, अगर आप उनका बयान आपने सुना है, मुझे नहीं पता, अभी कांवड़ यात्रा चल रही, उन्होंने मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगी, उन्होंने कांवड़ियों को आतंकवादियों की संज्ञा दी है। तो आप ही देखिए, अभी वो खुद अपने कहते हैं गड्ढे खोदते हैं, तो देखिए कितना बड़ा सनातन का हमारा देश है, उन्होंने कांवड़ियों की कितना आतंकवाद करी। और वो जो कांवड़ लेकर आते थे, उन्होंने कहा उनके समय में छोटे छोटे कांवड़ आते थे गंगा जी को, उन्होंने कहा ये आते हैं पानी भर कर ले जाते हैं। उसके बाद उसमें बड़े बड़े कांवड़ लाते हैं, इतने के RDX भर के भी ला सकते हैं। ये उनके अपने, मैं कहूँगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के, जिनको कि इनके खुद के नेता बाली वाला पहलवान बताते हैं। तो जो कांग्रेस का अध्यक्ष होके हमारे कांग्रेस का अपमान करे, उनको आतंकवादियों से तुलना करनी पड़े, कहा जाए गंगा जल की तुलना पानी से की जाए, और कहा जाए कि एक मिनट सुनीता जी, साथ में बोलिएगा तो आवाज समझ में नहीं आएगी। लगता है कि इनको उत्तराखंड की जनता कभी भी माफ करेगी। यही हाल इनकी पुरानी जो संचलित है, यही कारण है कि जनता इनको बार बार नकार दी है, क्योंकि इनके पास बुद्धि की कमी है। आज ये मोदी जी का विरोध करते करते, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते ये इसके गर्त में जा चुके हैं, इनको समझ में नहीं आता है कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। अरे आप मोदी जी से आप देश रखिए, आप जनता पार्टी की ठीक है, सबसे बड़ा ये तो उसको
देखिए कि हम कर क्या रहे हैं, हम ठीक क्या है। बोल रहे हैं, देश का मूड क्या है, वो देश के ठीक है। है। ठीक है, वक्त इतने की इजाजत देता है। ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो बाहर भी हो सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव डिबेट हो सके और मुद्दे पे बात हो सके। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में आज बस इतना ही।